आज की क्लास में हम बात करेंगे मोहन राकेश की एक बहुत ही चर्चित कहानी मलबे का मामले। ठीक है, पहले संक्षेप में कहानी का सार बताऊंगा, कहानी है क्या, और फिर कहानी की मूल संवेदना क्या है या कहानी का उद्देश्य क्या है, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो कहानी का सार जानने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, उनकी क्या भूमिका है। तो इस कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं। पहला जो पात्र है कहानी का वह है अब्दुल गनी, जिसको कि गनी मियाँ कह के संबोधित किया गया है। गनी मियाँ कहानी का वह पात्र है जो विभाजन के समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वह अमृतसर से पाकिस्तान चला जाता है। ठीक है, 7.5 साल के बाद वह हॉकी मैच देखने के बहाने टूरिस्टों के साथ वापस फिर से अमृतसर आता है, अपने मोहल्ले में जाता है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। कहानी का दूसरा जो प्रमुख पात्र है रखे पहलवान। रखे पहलवान अमृतसर के उसी गांव का, उसी मोहल्ले का निवासी है, जिस मोहल्ले का निवासी कौन है? अब्दुल गनी था, जिसका निवासी अब्दुल गनी था, जो अब्दुल गनी पाकिस्तान चला गया। और रखे पहलवान ने विभाजन के समय अब्दुल गनी के बेटे चिरागुद्दीन की हत्या की थी और उसके बाद चिरागुद्दीन की जो पत्नी थी जिसका कि नाम था जुबैदा, और चिरागुद्दीन की 2 बेटियां थी, किश्वर और सुल्ताना। चिरागुद्दीन को मार देने के बाद रखे पहलवान ने चिरागुद्दीन की पत्नी जुबैदा और उसकी 2 बेटियां किश्वर और सुल्ताना, उनकी भी क्या कर दी, उसने हत्या करवा दी थी और उनको नहर में मारकर फेंक दिया था। और तीसरा पात्र है कहानी का वह है मनोरी। ठीक है, मनोरी कहानी का वह पात्र है जब अब्दुल गनी 7.5 वर्षों के बाद जब पाकिस्तान से वापस अपने मोहल्ले अमृतसर को आता है तो मनोरी उसे उस जगह पर लेकर के जाता है जहां पे पहले उसका मकान हुआ करता था, जो विभाजन के समय जला दिया गया और अब वह मकान नहीं बचा है, वहां सिर्फ क्या है, मलबे का ढेर बचा हुआ है। ठीक है, ये 3 प्रमुख पात्र हैं कहानी के, अब्दुल गनी, रखे पहलवान और मनोरी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब कहानी कुछ ऐसी है बच्चे कि आप सब जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान नामक एक देश भी बन गया। तो विभाजन के समय, देश के बंटवारे के समय जगह जगह दंगे हो रहे थे पूरे देश में। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को जला रहे थे, घर जला रहे थे। बहुत एक भयावह और त्रासद स्थिति थी। ऐसी स्थिति में अमृतसर, जो कि बिल्कुल बाघा बॉर्डर आप जानते ही हैं, पाकिस्तान के बिल्कुल किनारे है, वहाँ पे एक गांव है बाजार बासा मोहल्ला। उसी अमृतसर के पास एक बाजार बासा मोहल्ला हुआ करता था और अब्दुल गनी मियाँ उसी बाजार बासा मोहल्ला के निवासी हुआ करते थे। तो विभाजन के समय जब देश में दंगे हो रहे थे, हालत बहुत खराब थी, तो गनी मियाँ ने तय किया कि वो भारत छोड़ करके पाकिस्तान में जा बसेंगे। उन्होंने अपने बेटे चिरागुद्दीन को भी कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ, लेकिन वह बहुत आश्वस्त था कि वह यहाँ सुरक्षित है और उसे कुछ भी नहीं होगा, आप चले जाइए। और फिर गनी मियाँ पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद स्थिति बहुत खराब हो जाती है और ऐसी परिस्थिति आती है कि रखे पहलवान, जो कि एक तरह से आप कहें कि उस मोहल्ले का गुंडा, बदमाश या दबंग किस्म का इंसान था, उसी रखे पहलवान ने अब्दुल गनी के बेटे चिरागुद्दीन, जो कि दर्जी का काम करता था, मोहल्ला के सभी लोगों के कपड़े सिलता था, उसकी हत्या कर देता है। बहुत ही निर्मम हत्या करता है, इस लालच में कि उसका बनाया गया जो नया मकान है, उस नए मकान को वह क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही चिरागुद्दीन की हत्या करता है रखे पहलवान और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी जैसे ही मार देता है, उससे कुछ ही दिनों बाद, 2-3 दिन के अंदर ही पता चलता है कि चिरागुद्दीन के घर में किसी ने आग लगा दी है और सब कुछ जल के क्या हो गया है, राख हो गया है। तो वह मकान भी उसे नहीं मिल पाता है जिस उद्देश्य से वह उस घर में आग लगाता है और जिस वजह से वह चिरागुद्दीन को मारता है। खैर, तो गनी मियाँ जब 7.5 साल के बाद वापस लौटे हैं बाजार बासा के अपने उस मोहल्ले में हॉकी मैच देखने।
हॉकी मैच देखने के बहाने पर्यटकों के साथ वो पहुंचे हुए हैं। तो पर्यटकों के साथ हॉकी मैच देखना तो वो बहाना था, असल में वह वापस आके अपने उस मकान को और अपनी जन्म धरती को देखना चाहते थे। तो 7.5 साल बाद जब वो वापस लौटे तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। शहर का रूप बदल गया है, मोहल्ले का रूप बदल गया है, बहुत सारी नई नई चीजें उन्हें दिखाई देती हैं, इमारतें नई नई बनी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन बीच बीच में उन्हें अभी भी कुछ ऐसे मकान दिखाई देते हैं जो दंगे के समय जलाए गए थे, और उसका रूप अभी भी उनको दिखाई देता है। किसी तरह से वो अपने मोहल्ले की तरफ पहुंचते हैं और वो अनुमान नहीं कर पाते हैं अपने घर के बारे में। तभी उन्हें एक बच्चा सामने से आता हुआ दिखाई देता है, और गन्नी मियाँ ठहर कर उस बच्चे को पहचानते हैं और उसको आवाज देते हैं मनोरी। मनोरी नाम से उसे बुलाते हैं, मनोरी कहकर उसको आवाज देते हैं, पुकारते हैं। वह बच्चा आता है और वो बच्चा परेशान हो जाता है कि यह व्यक्ति कौन है जिसने मुझे मेरे नाम से बुलाया। तब गन्नी मियाँ कहते हैं कि मैं तुम्हारे ही मोहल्ले का आदमी हुआ करता था जो विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया, चिरागुद्दीन मेरा बेटा, जो कि आपके कपड़े सिला करता था। जैसे ही गन्नी मियाँ बताते हैं ये बात, मनोरी भी गन्नी मियाँ को पहचान जाता है और उनके आने का कारण पूछता है कि आप क्यों आए। तो गन्नी मियाँ बहुत निराशा भरे स्वर में कहते हैं कि चिरागुद्दीन और उनके बच्चे, उसके बच्चों से तो मैं मिलने से रहा, भारत आया था तो सोचा कि चलो अपना मकान ही देख आता हूँ। और ऐसा कहते कहते बहुत रुआंसा हो जाते हैं, आंखों में एक दर्द झलकने लगता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति जिसने अपने बच्चे को खो दिया, अपनी बहू को खो दिया, अपने बच्चे के 2 प्यारे प्यारे बच्चों को भी खो दिया, तो उसको एक दर्द तो है ही, दुख तो है ही। उस स्मृति को याद करके वो बहुत विह्वल हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे मेरे मकान पे ले चलो। बुजुर्ग हो चुके हैं गन्नी मियाँ, उनका हाथ पकड़कर मनोरी उस स्थान पर ले जाता है और इशारा करके कहता है कि यही है आपका मकान। और जो वह इशारा करता है तो वह मकान नहीं होता है, दरअसल वह मकान पूरी तरह से मलबे में बदल चुका होता है। फिर मनोरी यह बताता है कि दंगे के समय, विभाजन के समय किसी ने इस घर में आग लगा दी थी और यह घर भी जल करके राख हो गया। बहुत दुखी होते हैं गन्नी मियाँ, बहुत त्रस्त होते हैं कि क्या सोचा था और क्या हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि उसके जाने के बाद उसके बच्चों के साथ ये हालत होगी और उसके मकान को भी जला दिया जाएगा। इधर जैसे ही गन्नी मियाँ मोहल्ले में पहुंचे हैं तो मोहल्ले के जो लोग हैं आपस में कानाफूसी सबकी क्या हो गई है, शुरू हो गई है। सबको ये लगने लगा है कि अब मलबे पे पहुंच गए हैं गन्नी मियाँ तो राज खुल जाएगी, उनके सामने बात आ जाएगी। कौन सी बात? कि किसने चिरागुद्दीन को मारा था। आई बात समझ में? और उनके जाने के बाद उनके परिवार के साथ क्या हुआ था, सबको ऐसा लग रहा है कि वो बात सामने आ जाएगी और गन्नी मियाँ सब कुछ जान जाएंगे। और वह दृश्य बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है लेखक ने, जब बहुत निर्मम तरीके से मारा गया था चिरागुद्दीन को। उस दृश्य का जो अंतरा है जो कहानी में, उसे मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखते हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया, कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बदमाश था, वहां के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई तो मुझे बताओ। ऊपर से जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को अपने घुटने से दबाए हुए बोला
चीखता क्यों है भेड़ के, मतलब गाली दी, चीखता क्यों है भेड़ के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। चिराग को पाकिस्तान मिलने से मतलब है कि उसकी लीला समाप्त कर दी गई थी, उसे मार दिया गया था। और तब आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गई। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से क्या कर लिया, मुक्त कर लिया था। और 2 दिन चिराग के घर छानबीन होती रही, उसका सारा सामान लूटा जा चुका था। तो न जाने किसने उसके घर में आग लगा दी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि रखे पहलवान ने इसलिए भी, एक तो सांप्रदायिक विद्वेष का भाव था और दूसरा भाव उसके मन में था कि चिराग को मारकर दंगे के नाम पे इस घर पे क्या कर लेगा, वह कब्जा जमा लेगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद किसी ने उसमें आग लगा दी और वह मलबे में बदल गया। और चिराग के मारने के बाद रखे पहलवान ने उसकी बीवी और दोनों मासूम बच्चों को भी मारकर नहर में क्या कर दिया, फेंकवा दिया था। तो अब जब गनी मियां वापस आकर उस मलबे के पास बैठे हैं तो लोगों के मन में ये संशय हो रहा है कि इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और ऐसा लग रहा था कि मलबा खुद चीख चीख कर उस दास्तां को बता देगा गनी मियां को, जो उनके जाने के बाद जो घटना घटी थी। बहुत विह्वल हो जाते हैं गनी मियां वहां पहुंचकर, और कुछ देर ठहर कर निराश होकर वापस फिर से पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही उस मलबे के ढेर से वो वापस लौटते हैं तो वहीं पास में एक कुआं है और कुएं के पास एक पीपल का पेड़ है, जहां रखे पहलवान अपने एक मित्र के साथ बैठा हुआ था। लोगों को लगा कि अब दोनों को की आपस में बातचीत होगी, नोकझोंक होगी, जरूर गनी मियां बोलेगा रखे पहलवान को। लेकिन बात यह होती है कि मनोरी सिर्फ इतना बताता है कि यह आपके घर में आग लगा दी गई थी और यह घर मलबे में बदल गया। बाकी वह कोई बात गनी मियां को नहीं बताता है कि किसने क्या किया और क्या हुआ था। गनी मियां जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो इस मोहल्ले का रखा पहलवान है। पास पहुंचते हैं और पहचान कर बहुत खुश होकर गले लगाने की कोशिश करते हैं कि ये तो अपने रखे हैं। लेकिन गले लगने से रखा पहलवान क्या हो जाता है, कतरा जाता है और दोनों के बीच आपसी संवाद होता है। तो दोनों के बीच का जो संवाद है, उस संवाद के समय कहानी एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। रखा पहलवान से बातचीत करते हुए गनी मियां कहते हैं कि ये कैसे हो गया रखा, आप लोगों के रहते हुए चिरागुद्दीन के साथ ऐसा कैसे हो गया? आप लोगों के भरोसे ही तो मैंने उसको यहां पे छोड़ा था। और जब ये बात रखा पहलवान सुनता है तो उसका गला क्या हो जाता है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि अपराधी से ही सुरक्षा की बात कही जा रही है। जो हत्यारा है उसी के सामने गनी मियां यह कह रहा है कि तो तुम्हारे भरोसे ही मैंने उसे यहां छोड़ा था और चिरागुद्दीन को मदद लेनी चाहिए थी आप लोगों से, क्योंकि आप लोग तो पड़ोसी थे। और बिल्कुल एक शांत बिंदु पर कहानी पहुंच जाती है उस समय, क्योंकि रखा पहलवान का गला सूख रहा है और उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। और जिस लोभ में, जिस लालच में उसने चिरागुद्दीन को मारा था, वह मकान भी उसे नहीं मिला, वह मलबे में क्या हो गया है, तब्दील हो चुका है। इस संवाद के बाद वापिस गनी मियां पाकिस्तान चले जाते हैं, लौट जाते हैं। और अंत में कहानी में लेखक यह दृश्य दिखाता है कि वह जो मलबा है वहाँ पे कौवा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, केचुआ है, यानी कि वह अर्थहीन है और कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे विमर्श के विषय हमारे सामने यह कहानी प्रस्तुत करती है, जिसमें पहला बिंदु है विभाजन की त्रासदी का वर्णन। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उस विभाजन के कारण जो सांप्रदायिक दंगे हुए
जो लोगों की हत्याएं हुई, जो घर जलाया गया, लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, उस विभाजन की त्रासदी में कितने ऐसे परिवार, कितने ऐसे चिरागुद्दीन या कितने सारे ऐसे लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनकी हत्या हुई, वो मारे गए और हजारों हजार परिवार उजड़ गया, उसका वर्णन इस कहानी में किया है। और लेखक ने यह बताना चाहा है कि विभाजन की त्रासदी जो थी वह कितनी खतरनाक थी कि खून ही खून बह रहा था चारों तरफ, दंगे ही दंगे चारों तरफ हो रहे थे। उस दृश्य का समकाल प्रस्तुत किया है हमारे सामने। एक तो यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इस कहानी में कि लेखक ने सांप्रदायिक सोच और उन्माद से उजड़ते समाज का चित्रण किया है कि किस तरह सांप्रदायिक सोच और उन्माद के कारण हमारा समाज क्या हो रहा है, बिखर रहा है, उजड़ रहा है। जो समाज आपसी प्रेम और आपसी सौहार्द का एक खूबसूरत जरिया होता है, जिस समाज में हम रहते हैं प्रेम से, भाईचारे से, उसी समाज में क्या हो गया है, उन्माद और सांप्रदायिकता के विष ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, मरने और मारने पे विवश कर दिया है। उसका चित्रण किया है कि कैसे वह चिरागुद्दीन जो उस समाज का हिस्सा था, जो कपड़ा बुनता था, उसी हिंदू समाज के लोगों के बीच में रहता था, विभाजन के बाद सांप्रदायिक उन्माद ने कैसे लोगों की भावनाएं भड़का दी और अपने साथ रहने वाले उसी चिरागुद्दीन की हत्या की गई। और महत्वपूर्ण बात यह भी कि एक व्यक्ति उसकी हत्या कर रहा है और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। तो सांप्रदायिक सोच और उन्माद से किस तरह से समाज का विघटन हुआ और आज भी हो रहा है, उस दृश्य का भी रेखांकन इसमें किया है। और इस कहानी की मूल संवेदना इस बात पर भी केंद्रित है कि सांप्रदायिक सोच और उन्माद से कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि खंडित सामाजिकता और कमजोर नागरिकता बोध का चित्रण लेखक ने किया है। खंडित सामाजिकता और कमजोर नागरिकता बोध से मतलब यह है कि चिरागुद्दीन की हत्या एक विश्वास की हत्या थी, सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, उस विश्वास की हत्या थी, उस भरोसे की हत्या थी जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में रहते हुए अपने पड़ोसियों के साथ बुन लेता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है तो क्या कहता है पड़ोसी से, ध्यान रखना मैं जा रहा हूं, कहता है कि नहीं कहता है? पड़ोसियों के साथ उठना बैठना, प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करना। तो पड़ोसियों के साथ हमारे सामाजिक जीवन में एक भरोसे का, विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन उस भरोसे और विश्वास के टूट जाने का क्या परिणाम होता है, यह चिरागुद्दीन की हत्या और उसके घर के जलाए जाने की कहानी से हम समझ सकते हैं कि कैसे लोगों की सामाजिकता जो है वह खंडित होती जा रही है और नागरिकता बोध, कमजोर नागरिकता बोध, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पहले वह इस देश का क्या है, नागरिक है, इस देश का नागरिक है वह व्यक्ति। तो तात्पर्य यह है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यह व्यक्तिगत मामला है, यह धर्म का मामला है, ठीक है ना। राष्ट्रहित पहले आता है, नागरिकता बोध पहले आता है, वह उसे हम पहले मनुष्य के रूप में देख सकें, उसके धर्म के आड़ में हम उसकी पहचान न करें, वह किस धर्म को मानता है, किस जाति से वह है, हम उसे एक नागरिक के रूप में देखें। और अगर चिरागुद्दीन और उसके परिवार को एक नागरिक के रूप में देखा गया होता, धर्म के चश्मे से नहीं देखा गया होता, उन्माद के चश्मे से नहीं देखा गया होता, तो जाहिर सी बात है उसकी हत्या नहीं होती। और अगर उसकी हत्या हो रही होती तो बाकी लोगों में अगर नागरिकता बोध का भाव होता तो वो हत्या नहीं होने देते। लेकिन एक हत्यारा है और बाकी सब क्या है, चुप है। तो किस तरह से सामाजिकता खंडित हो रही है और लोगों का नागरिकता बोध टूट गया या टूटता जा रहा है, इस कहानी में बहुत खूबसूरती के साथ मोहन राकेश ने इस भाव को क्या किया है, पिरोया है। यह कहानी विभाजन के समय को ध्यान में रख करके लिखी गई कहानी है,
लेकिन साहित्य की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि हम उस कहानी को, कविता को, उपन्यास को या नाटक को वर्तमान संदर्भ में हमेशा देखने की कोशिश करते हैं। तो आज के परिवेश में भी अगर आप देखें तो यह कहानी हमें बताती है कि धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता, इस तरह की चीजों से कभी भी समाज का या राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें समाज के लिए त्रासद होंगी और राष्ट्र और समाज के विकास में हमेशा बाधा उत्पन्न करेंगे। तो समाज में सहिष्णुता का भाव बना रहे, आपसी कल्याण और सौहार्द का भाव बना रहे, तभी समाज और राष्ट्र विकसित हो सकता है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर अगर हम उन्मादी बनेंगे तो कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, परिणाम यही होगा कि कभी कोई मारा जाएगा और कभी कोई मारा जाएगा। कभी लाहौर के अमृतसर में चिरागुद्दीन मारा जाएगा और कभी कश्मीर में कोई कश्मीरी पंडित मारा जाएगा। तो ऐसा इसलिए कि हमने धर्म के नाम पर जो अपने मन में एक जो विभाजन कर लिया है, वह विभाजन बहुत खतरनाक है। इसकी तरफ भी लेखक ने समकालीन परिवेश में इस कहानी में संकेत किया है। आज के सामाजिक चिंतन की तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है कि पाठक कैसे इस कहानी से सीख ले सके या समझ सके कि धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिकता की जो खतरनाक सोच है यह किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती है। और अंत में आइए शीर्षक पर, मलबे का मालिक। मलबा अपने आप में एक सांकेतिक अर्थ दे रहा है। मलबे से मतलब यह है कि युद्ध, उन्माद, आपसी लड़ाई, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। मलबा निरर्थकता का प्रतीक है, निरर्थक है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। तो युद्ध हो, उन्माद हो, लड़ाई हो, ये सारी चीजें अंत में निरर्थक हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अंत में मानवता का ही नुकसान करती हैं, मानवता की ही हिंसा करती हैं। इसलिए सांप्रदायिक उन्माद, विद्वेष, लड़ाई, ये सारी चीजें अंततः जाकर के निरर्थक हो जाती हैं, क्योंकि इन सब के सामने किसी की जीत नहीं होती, हार होती है, और हार होती है मानवता की, हार होती है इंसानियत की। और इस युद्ध के बाद कुछ भी नहीं बचता। क्या बचता है? सिर्फ मलबा बचता है। और मलबे का मालिक का सांकेतिक अर्थ यहाँ लेखक ने प्रस्तुत किया कि उस मलबे का मालिक जिसपे वो धौंस जमाता था, रखा पहलवान, आज उसको क्या कर रहा है? कुत्ता भौंक करके वहां से क्या कर रहा है? भगा रहा है। कुत्ता भी उसको क्या कर रहा है? डरा रहा है। जो कुत्ता खुद में क्या है? आवारा है, जिसका अपना कोई घर नहीं है। तो सांकेतिक अर्थ में मलबे का मालिक से मतलब यह है कि युद्ध और उन्माद के बाद, ठीक है, इंसानियत की हत्या करके इकट्ठे किए गए मलबे का मालिक होने का कहीं कोई अर्थ नहीं होता है, यह भी अर्थहीन हो जाता है। इन तमाम सारे विषयों पर बहुत सुचिंतित ढंग से लेखक ने इस कहानी में बातचीत की है और कहानी की मूल संवेदना इन्हीं बिंदुओं को छूते हुए आगे बढ़ती है। जहाँ तक कहानी के शिल्प का प्रश्न है, भाषा सौंदर्य का प्रश्न है, तो बहुत जबरदस्त ढंग से बांधते हुए पाठकों को लेखक ने कहानी के सभी पात्रों को, दृश्यों को और घटनाओं को पिरोया है। और कहानी पढ़ते हुए आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिस दुनिया में चित्रों का बहुत सारा कोलाज हमारी आंखों के सामने घूमता रहता है। ऐसा लगता है कि कहानी पढ़ते हुए हम क्या कर रहे हैं? चित्र देख रहे हैं। तो चित्र देख रहे हैं, कहानी हमारी आंखों के सामने क्या करती है? चलचित्र प्रस्तुत करते चली जाती है। और मोहन राकेश कमाल के नाटककार, कमाल के कहानी लेखक और उपन्यासकार भी। तो उनकी भाषा एक जादुई भाषा है, जिस जादुई भाषा में पाठक क्या होता है? भीगता चला जाता है, डूबता चला जाता है। इसका समुचित चित्र यहाँ पे देखने को मिलता है। और कहानी अंत में एक शांत बिंदु पर ले जाकर हमें छोड़ती है, जहाँ बहुत सारे हलचल, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी व्याकुलता के साथ पाठक यह विचार करता है कि सच में युद्ध, उन्माद, सांप्रदायिक दंगे, ये सारी चीजें अंत में निरर्थक हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इंसानियत की हत्या करती हैं। और इस हत्या के बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। मिलता क्या है? मलबा, जो कि अपने आप में क्या है?
निरर्थक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये इस कहानी का मूल उद्देश्य है और यह इस कहानी का सार है। आगे बात समझ में? कहानी का सार अगर मूल उद्देश्य आपसे पूछे तो बिंदुवार जो मैंने बातें बताई, क्या क्या बातें बताई मैंने? सांप्रदायिक सोच और उन्माद, ठीक है, विभाजन की त्रासदी, साथ ही साथ खंडित सामाजिकता और कमजोर नागरिकता बोध, ठीक है, और उसके बाद समकालीन परिवेश में यह सामाजिक चिंता से जोड़ करके देखती हुई कहानी बताया मैंने, और अंत में मलबे का मालिक का सांकेतिक अर्थ या इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी कहानी हो गई और आपने कहानी की मूल संवेदना और उद्देश्य को भी समझ लिया। ठीक है प्यारे बच्चे।